पापा को बोलते थे यार अब इससे नहीं हो रहा है तो क्या कहते हैं इसको कोई बिजनेस करा दीजिए, कब तक पढ़ाएंगे, इसका एज भी होती जा रही है। जो चीज़ मैं भूल जाता हूँ जरूरी नहीं आप भूल जाओ, जो आप भूल जाते हो जरूरी नहीं है कि मैं भूल जाऊँ। हो सकता है दूसरी बार में भी आपका मैच ना निकले। पेशेंस है ना, वो दिखाना पड़ेगा। कोई भी बच्चा इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि 0.1% के क्या मार्क्स है पता नहीं, टॉप 10 के क्या मार्क्स है पता नहीं। एक दिन जरूर हो जाएगा। दो तरफ पाँव हो गए थे कि आप क्या होगा। 15 क्वेश्चन जब देखा लास्ट में, रिजल्ट मैंने बाद में चेक किया, पहले ये देखा कितने डिलीट किया। वेलकम एवरीवन टू टेक्स्ट बुक रैंकर्स कॉन्क्लेव। ये एक इंपॉर्टेंट मीट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी आरआरबी जेई में सिलेक्शन लिया है। और सिलेक्शन इतनी बड़ी भीड़ के अंदर लेना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। इसलिए इस एक मीट से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप फ्यूचर में रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं या आप एक सरकारी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या आपके जर्नी हो सकती है या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट आज इस मीट में हमारे साथ हैं और वो अपनी अपनी जर्नी हमारे साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप फ्यूचर में एक एस्पिरेंट की तरह इस जर्नी से सीखते हैं तो डेफिनेटली आप भी जल्द एक आरआरबी जेई के सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। अभी शिफ्ट 1 का रिजल्ट आया है, शिफ्ट 2 का भी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं मीट में आपको मेरे साथ नजर आ रहे हैं सब शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप सभी लोग अपना अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए बेसिक, और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों को बधाई, क्योंकि एक चेंज जो है आज के बाद आपको मिलेगा और वो ये होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैंने अक्सर एक चीज़ नोटिस करी है, जब आप कोई एक मुकाम हासिल कर लेते हैं और आप कोई बात कहते हैं तो लोग सुनते हैं। मुझे लगता है कि आज आपको अपनी जर्नी शेयर भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपको लोग सुनेंगे और आप कुछ ऐसा लोगों को बताइए जिनसे कि उनकी जर्नी आसान हो सके। हो सकता है कि ऐसा भी कुछ रहा हो कि आपको बाद में महसूस हुआ कि यार मैं ऐसा कर लेता तो जल्दी कर लेता, या ऐसा कर लेता तो बढ़िया हो जाता। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इस जर्नी से आप बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें सिखाएं जिनकी मदद से उनकी जर्नी और आसान हो सके और बेटर हो सके। चलो आदिल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगा पूरी टेक्स्ट बुक टीम को हमें यहाँ पास पहुँचाने के लिए। और मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि सर जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना तो मुझे 2 साल 3 साल इसलिए लग गए कि मेरे पास पहले रिसोर्सेस नहीं थे सर, और ना ही कोई गाइडेंस थी मेरे पास के अब हम किसी जंग में जा रहे हैं ना तो कहते हैं ना कि अपने पास हथियार होना ज़रूरी है। अब हम खाली हाथ उतर जाएंगे तो जंग तो नहीं जीत पाएंगे। और पहले रिसोर्सेस होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सारी टेक्स्ट बुक्स की जो सीरीज़ हैं, सारी एजे के क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के, सारे होने बहुत ज़रूरी है हमारे पास। जब हमारे पास रिसोर्सेस होगा फिर हम उसको रिवीजन करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और एक बार पढ़ने से कोई चीज़ आदिल, नहीं। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक मान लेते हैं स्टूडेंट है जी सर। और बेसिक से अपनी तैयारी करता है, सर आपने भी कहीं ना कहीं से ऐसी तैयारी करी होगी, तो तो आपकी तैयारी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी? क्या आपने कैसे पढ़ा, कैसे करा, उसमें क्या दिक्कतें आई? मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा शेयर करें। सर मैं बोलना चाहूँगा जो फ्रेशर्स होते हैं ना उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये होता है कि सबसे पहले वो अपना सिलेबस पूरा करें। ठीक है। जो उनकी गलती, मैंने अपनी गलती से मैं बता रहा हूँ कि हम क्या कहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आया तो हम स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम आधे में छोड़ देते हैं फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए फिर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमें पहले पूरा सिलेबस एक बार, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट करें ना करें, लेकिन अपना पहले पूरा सिलेबस फिनिश करें। जब तक आप सिलेबस नहीं फिनिश करेंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है जो एग्जाम में सक्सेस दिलाती है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के मतलब बाद रिवीजन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है सर। एस्पेक्ट है, मैं लेकिन उससे पहले आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट कंप्लीट करना है, करना है, अपनी क्लासेस को कंप्लीट कंप्लीट करना है। करना है। ठीक है। मैं अपने से बताता हूँ सर, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई थी और मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स को कितनी बार रिवीजन, कम से कम 50 बार अपने शॉर्ट नोट्स को रिवीजन किया होगा। फिर तब जाके वो चीज़ आपको, ये चीज़ होती है जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना आपकी गलतियां कम होती जाती हैं टेक्स्ट बुक में, और आपका नंबर टेस्ट सीरीज में, और आपका नंबर वैसे वैसे इंक्रीज करता जाता है। पहले हम पे एग्जाम देते हैं टेक्स्ट बुक या टेस्ट सीरीज में तो नंबर शुरुआत में कम आता है, हम सोच रहे थे क्यों कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, हम तो सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़ चुके हैं। लेकिन ये कमी होती है रिवीजन की, क्योंकि आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं वहाँ पास, क्योंकि रिवीजन नहीं होता। फिर सोचते हो या तो मैंने पढ़ा है, आ ही नहीं रहा, गलत हो रहा है। अब जितना आप उनको रिवीजन करोगे उतनी आपकी गलतियाँ रिड्यूस होती जाती हैं। ठीक है। आदिल, आप तो जीएसपी के मेंबर भी रहे हैं, जी सर। टैलेंटेड सिलेक्शन प्रोग्रामाइजर, तो क्लासेस में कितना रोल था कि आप जब टेस्ट लगाते थे, जी टेक्स्ट बुक की ऐप में ही क्लास करके फिर टेस्ट लगाते थे, जी सर। तो आपको लगता था कि रेलेवेंसी है या कुछ काम आ रहा था?
यस सर, बिल्कुल एविडेंसी रहती थी। स्पेशली आपके जो क्वेश्चंस रहते थे ना, अगर अब मैं उनको रिवीजन कर लेता था और आप एक्स्ट्रा भी चीज़ों को बताते जाते थे, हुँ। इससे रिलेवेंट क्वेश्चन अगर आएगा और उससे रिलेटेड हमको टेक्स्ट बुक में ज़रूर देखने को मिलता था क्वेश्चन, जब ठीक टेस्ट सीरीज़ लगाते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर कि हम जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मैं अपना बताता हूँ कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स तो बनाया था, हुँ, उनमें मैंने पेजेज़ ऐड करके रखे थे। ठीक है। मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे, कहीं से भी आपके क्वेश्चंस नहीं बताए हुए आए, मैं किसी बुक से लगा रहा हूँ, टर्सरी से लगा रहा हूँ, मेरे नंबर हुँ, उसमें नहीं आ रहे हैं, उसकी एडिट मैं अपने शॉर्ट नोट्स में लिखता था, हुँ, उससे एडिट लिखता था, ताकि मैं जब भी शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करूँ, हुँ, तो वो भी रिवाइज़ होता जाए मेरा। ठीक है, ओके। तो अभी क्या लगता है कि अब तो चलो ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस बड़ा सीरियस सा हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि अ, अब सेलेक्ट होने के बाद क्या एक बड़ा चेंज आप अपने आप में महसूस करते? सर एक अंदर से ना बोलते हैं ना, जिससे कॉन्फिडेंस आ गया है। ओके, अब ये लगता है कि पहले बहुत सारी चीज़ें थी, घर पे पापा को बोलते थे, यार अब इससे नहीं हो रहा है तो क्या कहते हैं, इसको कोई बिज़नेस करा दीजिए, ये कब तक पढ़ाएँगे इसको? हाँ, एज भी होती जा रही है, मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मेरी एज है। वो बहुत की बात है। तो घर पे बोलते थे, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोले जब तक उसका मन करेगा, जब तक वो उसके में है हौसला कि मैं कर लूँगा, तब तक मैं पढ़ाऊँगा। नहीं एक और मैसेज मैं आपकी मदद से जैसे आपने उस समय भी शायद बोला था, मैं पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एक छोटी-सी कन्वर्सेशन से कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को पेरेंट्स का सपोर्ट या घरवालों का सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब बच्चे बहुत मेहनती हैं, कर लेते हैं। ठीक है? तो अगर कोई ऐसा भी है जो मेरे इस छोटे से कन्वर्सेशन को देख रहा हो और कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपका कोई स्टूडेंट आप मतलब आपका कोई बच्चा है, तैयारी कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट ज़रूर करिए। क्योंकि कभी-कभी आपका एक छोटा-सा सपोर्ट जो है, उसको ज़िंदगी में बहुत ऊपर ले जाने में मदद करता है। ठीक है, ओके। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं तो बस छोटा-सा एक बात कहूँ, अगर हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू लगे रहिए, एक दिन होगा कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अच्छा कुछ ऐसा बताओ आपको लगता है कि जो तैयारी करते समय दिक्कत करता था बहुत? एक तो जो भाई ने बोला अपने आदिल भाई ने कि मतलब एक बार आप कोर्स को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। एक्चुअली अभी के टाइम पे दिक्कत ये हो जाता है कि वैकेंसीज़ कंटिन्यू आती रहती है हर 3 हुँ, से 4 महीने में। बच्चा 3 महीने करता है, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट लेने लगता है। तो आप एक बार थोरोली पूरा मतलब कोर्स को कंप्लीट कीजिए। आपको तब क्या लगता है कि तैयारी करने में लगभग कोर्स वगैरह कंप्लीट करने में, कहीं पे भी आप क्लास करोगे, तो कितना समय लगता है? आप पूरी सिविल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने में अगर आप जेईई जैसे लेवल एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो 7 महीने 6 से 7 महीने आपके लिए इनफ है। ठीक है। उसको आप हाँ, किसी का गाइडेंस में करना है, जैसे मेरा पर्सनली शुभम सर के साथ में इनसे हम क्लास वगैरह लेते हैं, तो आप इस तरह से टीचर से लेंगे तो आपका 6 से 7 महीने में पूरी तरह से जेईई के लिए आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है और मतलब जैसे बहुत बार बच्चों को लगता है कि यार मैं कितनी बार रिवीजन करूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है मैं भूलूँ ना क्योंकि भूलने की एक बहुत दिक्कत आती है। मेरा पर्सनली थोड़ा-सा नॉर्मल लोगों से हट के ये है, मैं तो मतलब रिवीजन आप थोड़ा बहुत कम कर लीजिए लेकिन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, तो शायद आपको उतना रिवीजन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, 2 से 3 बार आपकी लेकिन अच्छा बिल्कुल। कम वाली बात की तो मेरे के दिमाग में बहुत इम्पोर्टेंट बात आई है। क्या होता है क्लास में मैं जाता हूँ और मैं जब क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ तो एक दिन एक बच्चे का ईमेल आया मुझे कि सर एक दिन में 1000 क्वेश्चन कराया करो। मैं ठीक है? बिल्कुल भी सर इस वाली थ्योरी से बिल्कुल मतभेद में आपके साथ नहीं हूँ, किसी के भी साथ नहीं हूँ। क्वेश्चंस वाली थ्योरी से मतलब हुँ। हमारा है कि कंसेप्ट आप बहुत अच्छा रखो, क्योंकि आप हो सकता है जेईई वगैरह का एग्जाम निकाल लोगे, अब जेईई आज बन गए हैं दोस्त लोग, आगे कुछ टारगेट करना चाहते हैं, कुछ हमारे दोस्त होंगे, तो आप वो क्वेश्चन वाली थ्योरी से ज़्यादा हाँ, नहीं बढ़ सकते, आप भी इस चीज़ को मानते होंगे। मतलब एक्चुअली मैंने जो सीखा आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं सभी लोग। मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लास में आप 25 सवाल करिए, लेकिन अच्छे से करिए। ठीक है? आप अगर ऐसे कर रहे हैं कि मैं यार 100 सवाल लगा लिए, तो हो सकता है कि आपको 1-2 घंटे तक ये महसूस होगा कि तेरे भाई ने तो 100 क्वेश्चन लगाए हैं। लेकिन तेरे भाई को 100 क्वेश्चन का एक आंसर भी याद नहीं है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मतलब ये होता है कि थोड़ा-सा आपको आपको सेल्फ प्राइड देने के लिए कभी-कभी हम ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सेल्फ प्राइड को थोड़ा-सा साइड में रखते हैं और ये देखें कि यार रोज़ 25-25 करके मैं 10 दिन में 250 क्वेश्चन लगा ले रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत एक बेनिफिट देता होगा। हाँ जी, तो आप कितना एग्री करते हो इस बात से? इसमें सर मेरे को भी यही लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन लगा के कम से कम जितने भी, अगर मान लो आप 20 या 25 क्वेश्चन लगा रहे हो, हुँ, तो उनको अच्छे से लगाओ है। ठीक है।
जैसे एक क्वेश्चन है उसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो ऑप्शन को भी लगाओ। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर मिल गया बस, इतना नहीं, उसके चारों ऑप्शन को डिटेल में पढ़ लो थोड़ा सा। समझे उसको मतलब समझो, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर कुछ ऑप्शन से सवाल बन जाए। जी सर, क्योंकि ऐसा देखा गया है, जैसे मान लो शिफ्ट 1 में वही क्वेश्चन आ गया, हम्म। शिफ्ट 2 में उसी ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन है उसी में से वो आपके आरआरबी के पेपर में तो ऐसा होता वो साइड प्लान और लेआउट और इस पे सब जो सवाल आए थे आपके शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 से उसी में रिपीट हुआ, री एग्जाम में भी वही रिपीट। ये सर ऐसा होता रहता है सर। ये ठीक है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं राजस्थान करौली से ओके, और आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया? मैंने सर बॉम्बे जोन से है, मुंबई तो से। ऐसा क्यों किया कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और बॉम्बे से आपने? सर एक्चुअली क्या है ना, मेरी थोड़ा आई साइड वीक है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, मेरे जो आई साइड था वो -2 तक चाहिए था, तो मेरी सर आई साइड ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या है ना सर, जहाँ पे सीटें ज़्यादा थी वहाँ से बनना पड़ा था सर मेरे को। ओके। वैसे तो मेरा अजमेर जोन पड़ता है वैसे तो, हम्म। वहाँ से नहीं भरा था मैंने, क्योंकि सीटें वहाँ पे बहुत कम थी। कम थी, ओके। इस तो वजह अभी बॉम्बे आपको मिला है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं से है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है सर। अब आगे जेई हो गए तो आगे ई के लिए करेंगे, क्योंकि राजस्थान आई का एग्जाम आने वाला है सितंबर में सर, अच्छा, तो उसकी तैयारी चलेगी चलो सर। ठीक है, अब आरआरबी में हो गया तो आगे भी हो जाएगा। सर। ठीक है। आप देखो, अच्छा एक चीज और भी है साथ साथ ना अपना, क्योंकि देखो सबसे मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ तो तो मुझे सबके नाम भी अभी याद नहीं है, और आपने किस जोन से अप्लाई किया ये भी बताइएगा। सर मैं बिहार से हूँ। ठीक है। इस बार मैंने मुंबई जोन से भरा था। ओके। सर प्री में मैं ओनली एक ही पोस्ट में क्वालिफाई किया। बहुत बच्चे होते जो एक पोस्ट में क्वालिफाई होने के बाद वो सोचते हैं शायद मेरा मेंस ना हो पाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जिद बना लिया। ओके। मैं बोला कि एक ही पोस्ट में क्वालिफाई हो, लेकिन मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा। ओके। लास्ट में लिस्ट में मेरा नाम गया, एक पोस्ट में क्वालिफाई किया, मेंस में एक ही डिपार्टमेंट में क्वालिफाई हुआ और फाइनल भी उसी में हो गया। ठीक है। तो जिद होनी चाहिए, मतलब जिद होनी चाहिए। जिद होना चाहिए। अच्छा, जैसे कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ा जिद्दी है, ये तो बड़ा पागल है, सर बड़ा सच्ची है। जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। हाँ। सर जिद्दी बनना चाहिए। हम लोग स्पेशली बिहार के हैं, हाँ, बिहार के मतलब मैक्सिमम आईएएस बनते जो जिद बना ली है वो कर दिखाते हैं। करके दिखाते हैं। नहीं सही। जैसे मान लीजिए हम्म। उन्होंने 22 ईयर तक माउंटेन तोड़ के रास्ता बना दिए, अब हम उसी धरती से, बिहार से। अच्छा, तो जैसे इसी से रिलेटेड हम एक डायलॉग भाई से, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे। अच्छा, जैसे आप ये बता, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके एरिया में कैसा माहौल है तैयारी को लेके, सरकारी नौकरी को लेकर, और लोग मानते हैं कि वो इजीली आप ये कर सकते हैं, या एक ऐसा माइंडसेट है कि यार लोगों का नहीं होता तुम्हारा भी कैसे होगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी है। जो जो मेरा गांव है वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे या जो होते हैं वो बाहर कमाते मजदूरी। ओके। जैसे हुआ पंजाब हुआ, गुजरात होगा, वहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी वो मजदूरी करते हैं। जैसे कोई रिक्शा चलाना, गाँव में गुटखा खाना, घूमना। वहाँ का एजुकेशन बहुत कम है, मतलब कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 10% एजुकेशन है, तो 90% जो बच्चे वो मजदूरी करते हैं। तो जैसे गांव में जुआ खेलना, बाकी घूमना उमना, तो वहाँ एजुकेशन में देखा जाए तो बहुत कम, मतलब 90%। आपने कैसे सोचा कि यार इतने लोगों में जब जब सराउंडिंग बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि यार ठीक है, वो खराब चीज भी सही लगने लगती है। सर मेरे पापा टीचर है, ओ, मेरे फिर पापा तो ने खत्म। पूरी बोला कि मैं भी टीचर हूँ तो अपने बच्चों को भी इस समाज से अलग कुछ नया ओके। पहचान दिलाऊंगा। ओके। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे बड़े भैया भी बस पढ़ते हैं, ओके। छोटा भाई भी पढ़ता है, छोटी बहन पढ़ते है, अकेले पापा सबको पढ़ा लेते हैं। अच्छा, एक फैमिली, मतलब हाँ। पूरी फैमिली चलाते हैं। सही है। हमारे घर में बहुत फ्रेंड्स भी दिक्कत होती तो है। आपकी जगह का एग्जैक्ट नाम क्या है? सब बगहा बगहा सिंगारी मरिया गाँव है, ओके। हिलेस, मतलब बहुत छोटा सा गाँव। क्या डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है? पश्चिमी चंपारण, अच्छा अच्छा, चंपारण। चंपारण जिला से सर। ओके, क्योंकि हमें जैसे ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ चंपारण जिला हमें पता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है बहुत खास, उसका हमने कॉलेज में नाम ढूंढू रखा था, जस्ट चिल। ठीक है। तो उसको बोलते थे हम, क्योंकि मतलब बहुत अच्छे, एक दो दोस्त थे हमारे, एक अभिषेक और समथिंग, कॉलेज में वो बनाते थे, लिट्टी एंड चोखा बनाते थे। हाँ लिट्टी सब बिहार के फेमस है। हाँ, तो क्या करते थे, घर की छत में कुछ ऐसे हाँ लिट्टी बनाकर, पे हो कोयला, मतलब चूल्हा टाइप का कोई लगकर उसमें बनाते थे, बड़ा अच्छा। तो हमने तभी खाया है ज़्यादा, और काफ़ी अच्छा लगता था। सर बिहार की फेमस लिट्टी चोखा, अभी कभी आइए बिहार में, बिल्कुल आइए। अरे बिहार जाएंगे यार, हमारा बड़ा मन है। ठीक है, अब बिहार में ऐसे तो नहीं पता कहाँ सोचा है, लेकिन जैसे आपकी राजधानी पटना है, तो कभी हाँ मौका पटना मिलेगा से तो वहाँ जाएंगे। फेमस लिट्टी चोखा पटना में। तो हमने देखा है कि लोग बड़ा, मतलब बिहार में लोगों में एक वो है, अपनापन सा बहुत है। जुनून मन। हाँ, अपनापन भी बहुत है, और मुझे लगता है कि मेहनती, जैसे मैंने बोला कि दो ही तरह के लोग होते हैं वहाँ, मेहनती और मेहनती। ठीक है, क्योंकि या तो मेहनत ऐसे मजदूरी में कर देते हैं, या फिर ऐसी मेहनत कर देते हैं कि हर एक एग्जाम में भैया अगर बिहार से हैं तो सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन है सर। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब, और आप इतनी दूर से आए मिलने के लिए, मुझे काफी अच्छा लगा। लिया था सर। अच्छा, जैसे
आपको कोई ऐसी बात मुझे बताइए जो क्लास में आपको लगता है कि अच्छी लगती थी आपको? तो सर आप जो बोलते थे कंसिस्टेंसी, मतलब हाँ। मैंने कंसिस्टेंसी बहुत ध्यान दिया। हम्म, इससे मेरा फिक्स पर डे 2 टेस्ट देने ही है, चाहे जो हो जाए। हम्म, चाहे दिन भर ना पढ़ो, लेकिन रात को जो फिक्स है 2 घंटे उसको टेस्ट देने हैं। मैं बोलूँगा टेस्ट बहुत मायने रखते हैं। ओके, आपको एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना चाहिए। जैसे रात मेरा फिक्स है रात को 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक ठीक है। 2 घंटे टेस्ट देने ही है। और तो जैसे रात को टेस्ट देते थे, फिर कभी क्लास करते हुए कभी रिवीजन करते हाँ, होगे, तो कैसे जैसे मैं कैसे? टेस्ट ले लिया, दिया 100 क्वेश्चन किए, हम्म, उसमें 30 क्वेश्चन गलती हो गया, हम्म, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता था। ठीक है। सुबह में मॉर्निंग में 3-4 घंटे स्क्रीनशॉट को पूरा डिटेल उसका शॉर्ट नोट से लिख लेते थे, उसको 2 बार 3 बार ऐसे करके मेरे पास लगभग 5-6 थाउज़ेंड स्क्रीनशॉट होंगे मेरे पास। और उसी को बार-बार डेली 3-4 घंटे पढ़ लेते थे। तो 5-6 हजार स्क्रीनशॉट कैसे पढ़ते थे? ये सब मैं नोट्स पढ़ता नहीं था, मैक्सिमम स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं पिछला बार क्लास का स्क्रीनशॉट ले लेते थे नहीं, या जो टेस्ट टेस्ट का? था, ओनली टेस्ट अच्छा, का। ठीक। जैसे आपका जो मैराथन क्लास थे कैप्सूल बहुत फ़ायदा किया। मैंने 2 बार 3 बार आपका कैप्सूल भी देखा, वो भी फ़ायदा किया। और मैक्सिमम मैंने नोट्स नहीं पढ़ा, मतलब किसी किताब होते मैंने वो टेस्ट का स्क्रीनशॉट लेके उसी को ऊपर थ्योरी डिटेल था, उसको 2 बार 3 बार 4 बार पर डे फिक्स 3 घंटे, मतलब स्क्रीनशॉट को पढ़ना है। अच्छा, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कैप्सूल एक ऐसी चीज़ बनाई है जी। क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे लगता है कि जैसे सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाने में लगभग 80-90 घंटे लगते हैं, 90 और उसको मैंने 3 घंटे में पूरा समराइज किया है। तो लगता है वो सही है। सही है सर। आपका जितना भी कैप्सूल है मैंने टेलीग्राम से लेके पूरा पीडीएफ बना लिया था एक, मतलब फाइल में, और उसको मैं पर डे पढ़ता, मतलब 1 घंटे 2 घंटे पर डे फिक्स थे, मतलब। सही है भाई। मतलब मैं कभी-कभी हैरान हो जाता हूँ जब बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना, तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मैं कैसे पढ़ूँगा यार ऐसे? अब इनके लेकिन आप विकी कैसे रहेगी सब मैं रखा हुआ पूरा, मुझे दिखाया मैं टैबलेट अच्छा। रखा हुआ, सब स्क्रीन रखा हुआ, मैं एक नोट्स आपका पूरा डिटेल रखा हुआ, मतलब बना के रखा हुआ। मतलब मैं कभी-कभी हैरान हो जाता हूँ कि मैं इसमें क्या जवाब दूँ? ठीक है, ओके। आप लखनऊ से आए हैं? जी सर, नवाबों के शहर से। अरे यार, मैं अभी लखनऊ गया था भाई, क्या खाना मिलता है वहाँ। खाना तो है सभी मतलब मेरी बहन रहती है, तो मैं मिलने गया था उससे, जी, तो खाना तो यार तुम लोग यहाँ एपिक मिलता है। खाना है सर। ठीक है, तो चलिए आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही? सर जर्नी बेसिकली और मतलब इसमें एक पॉइंट मैं चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई भी बताए तो देखिए बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, जी, तो उनको कुछ ना कुछ आपकी बातों से सीखने को मिलना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव इस पॉडकास्ट से सिर्फ ये है कि जो लोग आगे चल के तैयारी करें, देखो जब आप पढ़ते होगे तो आप किसी का वीडियो देखते होगे, उससे आपको समझ में आता होगा अच्छा ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, आज आप दो दो चीज़ें बताओगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आगे वाले लोग भी सीख लें, आपकी जर्नी से सीखेंगे, आपकी प्रॉब्लम से सीखेंगे, उसके सोल्यूशन आपने क्या निकाले वो सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सिलेक्शन लिया है, तो जो प्रॉब्लम्स आपकी रही हैं वो हो सकता है जो वीडियो देख रहा है उसकी भी होगी, यू कैन हेल्प हिम बेसिकली। सर जर्नी तो मेरी 2018 से स्टार्ट हो चुकी थी प्रिपरेशन की। 2018 में जब जेई आया था, इनफैक्ट राजस्थान ए और बिहार ए तीनों साथ में पेपर थे, और तीनों साथ के प्री तो मैंने तीनों क्लियर कर लिया। तीनों के मेंस में शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। एक बार प्री निकल जाता है तो आप पहली पेपर दे रहे हो और पहले ही आपका पेपर निकल गया, तो इतनी खुशी हो जाती है यार, या तो मेरे आगे कोई। तो मेरे साथ ये चल रहा था, एंड शायद मेंस में मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाया, तो तीनों का मेंस नहीं निकला मेरा, ना राजस्थान का निकला, ना बिहार का निकला, नहीं। तो डिमोटिवेशन टाइप का आ जाता होगा यार, इतना मेहनत से पेपर दिया। बहुत ज़्यादा है, बहुत, हाँ। मतलब इतना आ गया कि फिर मैं सोचा तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फिर तो क्या सोच के तैयारी करी फिर? सर तैयारी स्टार्ट की आपके वीडियोस देख के, मैंने कहा कि यार हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे कंसेप्ट में दिक्कत है। मैं सिर्फ क्या करता था, जो किताबें होती थी जो टेस्ट सीरीज की या फिर जो भी किताबें टेस्ट वाली आती हैं, एक IAS मास्टर की कोई किताब आई थी वो मैंने पढ़ा था, सर किताबों से क्वेश्चंस लगा के मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे। फिर मुझे लगा कि यार कंसेप्ट बिल्ड करना ज़रूरी है, कंसेप्ट बिल्ड कर लूँगा तो हो सकता है कि सारे एग्ज़ाम्स मेंस भी मैं निकाल सकता हूँ। फिर वही यूट्यूब से जो भी एग्ज़ाम्स आते थे, सबसे पहले मेरा काम यही होता था कि उसके सिलेबस क्या है, सिलेबस पूरा पढ़ो। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैं सिलेबस देखा, और उसके बाद से कोशिश करता कि सिलेबस का हर एक टॉपिक मेरा कवर होना चाहिए। कवर होना चाहिए। हर एक टॉपिक को चूज़ करता था कि नहीं आज ये टॉपिक हो गया, इतने टॉपिक, मान लीजिए मैकेनिक्स में 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो 10 टॉपिक मुझे इतने दिन में कवर कर लेना, करने हैं, चाहे कहीं से तो भी। छोटे छोटे टारगेट बनाते रहो, उनको अचीव करते रहो। उसके बाद सर ये आदत सी हो गई, हम्म पहले मैंने पूरे नोट्स बनाए, हम्म उस नोट्स के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर उस शॉर्ट नोट्स का भी एक और शॉर्ट नोट्स बनाया जो मैं एग्जाम में लेके जाता था कि चाहे इतना ही पढ़ के जाना है, पूरे नोट्स को नहीं जाना है, पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स का भी ये बात 2 पेज में पूरा सब्जेक्ट आ जाता था। दो पेज में पूरा वो सिर्फ यही समझ सकता था सर, कोई और नहीं समझ पाएगा क्या लिखा है। बहुत
वो सिर्फ मैं ही समझ सकता कि मैंने लिखा क्या है, बाकी और कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन सर वो बहुत हेल्प करता था और ये सब चीज़ें सर मैंने आप ही से सीखी थी। नहीं देखो, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा क्लास में कहता रहता हूँ। कई बार कहते हैं सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? मैंने कहा बनाना शुरू करो। बनाते बनाते आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मुझे कैसे बनाना है। क्यों? क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम अलग है। जो चीज़ मैं भूल जाता हूँ ज़रूरी नहीं आप भूल जाओ। जो आप भूल जाते हो ज़रूरी नहीं है कि मैं भूल जाऊँ। तो आप क्या भूलते हो? 2 तरह के पॉइंट खासकर। एक जो आप बार-बार भूल जाते हैं और एक जिसमें आप मिस्टेक करते हैं। अगर ये 2 पॉइंट अगर आपके जहाँ पे भी आप शॉर्ट नोट्स टाइप के बना रहे हैं, वहाँ पे लिखते हैं, तो मुझे लगता है फिर बचते नहीं, क्योंकि जो भूलते नहीं हो या जिसमें मिस्टेक नहीं करते हो, उसमें तो करोगे ही नहीं। उसको तो एक बार देखना है बस। और अगर इन 2 पॉइंट्स को आपने फ़ोकस कर लिया एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के पहले दिन आप सोच रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस रिवाइज़ मार दूँगा, तो होगा नहीं। इतना समय ही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ़ उस 2 पॉइंट को रिवाइज़ कर रहे हो। एग्ज़ाम में जाओगे अगर यही आया तो दिक्कत खत्म। 2022 में सर वो एसएससी जेईई मेंस का रिजल्ट आने वाला था हुँ, हुँ। और मुझे लगा था कि 100% तो वो हो ही जाना है मेरा, अब तो सिलेक्शन पक्का है। इनफैक्ट मैंने घर पे ही बोल रखा था कि अब हो जाएगा। एंड उसके बाद रिजल्ट आया, नहीं हुआ। घर पे कुछ क्राइसिस हुए, ऐसा आपको पता ही है। फिर मैं इतना टूट गया कि मैंने पूरे 1 साल तक पढ़ाई नहीं करी, 2022 से 2023 तक। ना मैं किसी से मिलता था, घर पे बिल्कुल बंद कर लिया था मैंने कि अब मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा। एंड पिताजी मेरे उसमें आर्मी में थे, असम राइफल में, नॉर्थ ईस्ट में। तो उनका रिटायरमेंट भी आ गया था, तो वो रिटायर होके आए, उनको पता चला, शायद मेरे किसी फ्रेंड ने ही बता दिया था कि वो अंकल किसी से बात नहीं करता है, वो अपने आप को रूम में बंद कर रखा। लखनऊ में अकेले रहता था मैं, अच्छा, मेरे पेरेंट्स नहीं रहते थे, मैं अकेले तैयारी तो पेरेंट्स कहाँ रहते थे? शिलांग में। अच्छा। मम्मी पापा दोनों वहाँ थे और मैं यहाँ अकेले था। दीदी की शादी हो गई थी और बीच में फिर जीजा भी एक्सपायर करके, तो और उनका सुन के मैं एकदम डिप्रेस हो गया था मैं। तो 1 साल का जो ये फेज़ था मेरा, बहुत बुरा था। ना किसी से बात किया, इनफैक्ट मुझे हैलुसिनेशन होने लगे थे। तो फिर जब पापा की बात पता चली तो वो अपनी जॉब से रिटायरमेंट के बाद लखनऊ शिफ्ट हो गए। बोले कि मुझे रहना तुम्हारे साथ ही है, अब तू जो भी कर ले। फिर पापा मेरे साथ रहे। उन्होंने कहा कि तुमको किस बात की टेंशन, तुम घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकाला, फिर बोले तुम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करो। तो स्टार्टिंग में मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और दिसंबर तक, 2023 दिसंबर तक मैंने ट्यूशन पढ़ाया। फिर जब मुझे लगा कि मेरा प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, तब पापा ने कहा एक काम करो, ट्यूशन छोड़ दो, पढ़ाना छोड़ो, जाओ लाइब्रेरी। जनवरी में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी और उसके बाद जनवरी से लेकर ओके मेहनत करो, तुम जितना मेहनत कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ पीछे, तुमको जो चाहिए। पापा एंड मम्मी लोग बाद में, अभी सिलेक्शन मतलब जब हुआ रिजल्ट, तो मम्मी का तो रिएक्शन है। मैं पेपर देने गया था, लोकल पेपर था असिस्टेंट का बनारसी में, और फिर वहाँ से एई का पेपर है मेरा वहाँ 17 तारीख को बिहार में। बिहार में। तो वहाँ से मैं जाने वाला था, मेरे गांव बलिया पड़ता है, तो मैं बलिया चला गया। वहाँ भी कोई नहीं रहता, वहाँ भी अकेले ही था मैं। ओके। तो रिजल्ट आया तो मैं तो पूरा काँप गया कि मम्मी रिजल्ट आ गया। मम्मी का रिएक्शन वहाँ तुरंत रोने लगी, मैं तो देख नहीं पाया, लेकिन फ़ोन रख के मम्मी बहुत रोई। उसके बाद अभी जब मैं दोबारा 1 हफ्ते बाद मम्मी से मिलने आया तो मम्मी ने गले लगाया, वो जो फीलिंग होती है ना सर, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि तुम नहीं थे तो ताने हमने बहुत सुने हैं, जो भी आता था वो ताने मार के चला जाता था, उन्होंने कुछ बोला नहीं और तुम्हारे तक वो बात पहुँचने नहीं दी। सही बात है। कहेगा देखिए लोग कहते हैं, कई बार लोग महसूस नहीं कर पाते कि माता-पिता क्या-क्या करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमें हमारे लिए समझना कि जो वो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। रिजल्ट आने के 4 दिन पहले सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत तो सर ना यही हो गई है, मतलब पढ़ना तो एक बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन ये सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। आजकल एक मतलब आप मानो या ना मानो सर, वो पहले जैसा टाइम नहीं रहा है कंपटीशन को लेके कि आप आए ईएस के लिए आए, गेट के लिए आए या जेई के लिए आए, आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया और आपका निकल गया। वैसा नहीं रहा है सर, अभी कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का है, आपको टाइम लगेगा। अब पहले के लोगों की मेंटलिटी वही है कि लड़का गया है पढ़ने, 1 साल में आएगा अपना अफसर बन के आएगा। ऐसा नहीं रहा है सर, अभी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। हो सकता है आपका प्री निकल जाए, मेंस ना निकले पहली बार में, हो सकता है दूसरी बार में भी आपका मेंस ना निकले, तीसरी बार भी अटेम्प्ट लेना पड़ सकता है। लेकिन ये बच्चे लोग अच्छे से समझते हैं कि अपना मेहनत बहुत अच्छे से चल रहा है, हो जाएगा एक ना एक दिन। बट जो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना पीछे से, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है 1 साल तो वो खाता है, कहीं ना कहीं 1 साल वो वाला प्रेशर खा जाता है आपका, जो पीछे से लोग बोल रहे हैं। अब आप समझते हैं, हम समझते हैं कि क्या कंपटीशन देखिए चल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को लगता है कि तैयारी का मतलब है कि क्लास में जाओ, पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, हो गया सिलेक्शन। तैयारी का हिस्सा ताने खाना भी है, तैयारी का हिस्सा गाली खाना भी है। अब हो गया है, अब है? हिस्सा बन गया है तानाशाह। बड़ा हिस्सा भाई ठीक है कि नहीं? तैयारी का हिस्सा वो प्रेशर हैंडल करना भी है
तो कई लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ना तैयारी का हिस्सा है, नहीं। मतलब मैं आपको तो वो जो पेशेंस है ना वो दिखाना पड़ेगा कि यार अगर मेरा इस बार नहीं हुआ है तो अगली बार होगा। मैं तो अगली जनरेशन के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि हम सब लोगों से, भैया से, लखनऊ वाले भैया से, इनसे आप ये एक ही सीख लीजिए कि ये सब होता रहेगा। सुनते रहिए, लगे रहिए, एक दिन होगा जब आप लखनऊ वाले भैया की तरफ बोल पाएंगे कि लास्ट में हमने मम्मी को गले लगाया। तो आप कहाँ से आए हो? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल हाँ, लग भी रहे हो यार देखने में। मैं सोच तो रहा था ये कहीं से देखे देखे से लग रहा है कि मतलब ऐसा होता है रीजन के हिसाब से भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना। तो फिर सर वेस्ट बंगाल और उसके पास में ही है बिहार, ये सेम तरह का बोलोगे? नहीं नहीं मतलब क्या होता है कि लहजा भी चेंज हो जाता है। हाँ सर। तो जैसे मैं आपने मेरे से कई बार बात करी तो एक वो लहजा आ रहा था तो मैं उड़ीसा वेस्ट बंगाल थोड़ा कनेक्ट कर रहा था। एक्चुअली सर मैं अभी तो 3 साल से इधर पे हूँ, रुखा में हूँ मैं। ओके मेरा तो स्टोरी इतना इंस्पिरेशनल नहीं है, मतलब मैं इधर से इंस्पायर्ड होके जाऊँगा सब नहीं नहीं सुन के। तो सर मैं क्या बोल रहा था कि मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरा उतना मतलब टफ रहा है। मैं ऑलरेडी वो मतलब एस्टेब्लिश ही था। तो अभी मैं आप जब पहले से जॉब करते हैं? हाँ, पहले से जॉब करता कहाँ हूँ सर मैं। मैं एक अपने यूनिवर्सिटी से पास आउट करने के बाद मैं है अच्छा खासा सैलरी से ही जॉब करता हूँ। ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि सबने सब कुछ बोल ही दिया है, तो मेरे लिए कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँ तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ सर। टेस्ट सीरीज़ जो है आपका एसएससी जेईई में और आरआरबी जेईई में, उसमें आपका जो मतलब 10 टेस्ट होता है, 10, 12, 15 कुछ भी हो, तो उसमें से जो क्वेश्चन आप लोग देते हो, उसमें से सारा ही सिलेबस कहीं न कहीं से कवर हो जाता है। तो मैं क्या करता था कि 1 साल के अंदर सभी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 1 डेढ़ साल में सबका हो जाता है कंप्लीट, मतलब 100% ना हो ये या फिर 80% तो हो ही जाता है। फिर मैं क्या करता था सर, हर रोज़ में 20, 30, 40 या फिर 100 ही क्वेश्चन मैं दे देता था पहले एग्ज़ाम। फिर किसी-किसी क्वेश्चन में मान लो सर 100 में से मेरे को 70 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन नहीं हुआ। तो वो उसमें से मैं वापस आता था कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो इसके रिलेटेड क्या-क्या मैं देख सकता हूँ वापस से। तो एक-एक हर क्वेश्चन के लिए मैं आधे घंटे या फिर उससे कम टाइम में अलॉट करता था कि इतना टाइम में मैं इतना देख लूँगा। तो वैसे मेरा जहाँ-जहाँ पे मेरा ऑलरेडी ठीक-ठाक था, वो तो ठीक ही था। जहाँ पे मेरा वीक पोर्शन था, उसमें से मुझे अच्छा खासा मार्क मिल गया। तो इसी हिसाब से मेरा एसएससी भी क्लियर हो गया ओके और आरआरबी तो भी। एसएससी में कौन सा डिपार्टमेंट लिया आपने? एआरओ डिपार्टमेंट सर। लिया हाँ, 6 मार्क्स से मेरा इमेज नहीं हुआ, तो मैंने इस पार्ट में मैंने आरआरबी में सारे तो डिपार्टमेंट अभी आप क्या चूज करोगे, बीआरओ चूज करोगे, रेलवे? सर सारे डिपार्टमेंट क्लियर हो गए आरआरबी में, ठीक है तो शायद मैं आरआरबी चूज़ करूँ आरआरबी अभी के लिए। ठीक है अभी के लिए ओके। अच्छी डन ठीक है। तो आप तो बहुत दूर से आए हो आंध्र हाँ प्रदेश। यस सर। ठीक है तो अभी अभी आप आंध्र प्रदेश से ही आए हो कि आप यहाँ रहते हो? नहीं नहीं आंध्र प्रदेश से है। उधर मैं उधर काम करता है सर, स्टेट गवर्नमेंट में ओके सर्वेयर का काम करता है। अच्छा यू आर ऑलरेडी सर्वेयर। हाँ सर्वेयर। ओके सो वो काम में दिक्कत है ये है कि सर वो पब्लिक से डीलिंग करना पड़ेगा। ओके वो डिस्प्यूट्स रहते हैं सर्वे में। ओके वो काम तो बहुत वो हेक्टिक रहता है। ओके सो जे ये इज गुड। जे इज़ बेटर ओके बेटर ऑप्शन फॉर मी। ओके सो मैं कुछ ऐड करना के लिए बस जो जॉब करते हैं लोग रहते हैं सर, ओके वो लोगों को आप जॉब करके पढ़ने के टाइम पे आते हैं ना, वो पूरा सिलेबस देख के ये देख के वो परेशान हो जाता है, इतना सिलेबस है और काम करके आए हैं, मन भी नहीं लगता है पढ़ने में। उसी टाइम में आप एक आगे लेके पुश करके आप पढ़ाई कर ले तो ठीक ठाक हो जाएगा जॉब करने वाले को भी। मतलब हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ओके वही। सो व्हेन आप काम भी करते थे और काम करने के साथ साथ पढ़ते भी थे तो मैनेज कैसे करते थे? मैनेज मतलब सर टाइम टाइम कोई भी को टाइम 24 आवर्स इज नॉट एनफ फॉर एवरीवन सर। ये बात है। ओके बट वो एफिशिएंटली क्या कैसे मैनेज करेगा इज द इम्पोर्टेंट पार्ट सर। सो आप सो जैसा भी आपका काम है उसमें जो भी समय बच रहा है उसको आपको वो तो एफिशिएंटली करना पड़ेगा। और उस टाइम पे काम करने के बाद आपको ये रहता है ना सर, वो टाइटनेस रहता है, वो उसको आगे करना चाहिए। मतलब वो यू हैव टू पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड एंड यू हैव टू स्टडी। सो हो जाएगा सर जॉब करने भी।
ऐसे ये समय के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि समय जब अपने पास बहुत कम होता है ना, तो हम्म, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर अच्छे से यूटिलाइज जब बहुत टाइम होता है तब हम सोचते हैं कि अभी तो टाइम है मेरे पास, सुबह उठा हमें मैं पता नहीं किसी को दे रहा था टी शर्ट वाला एग्जाम, ये कल ले लूंगा, हाँ सर। आज थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, हाँ आज अच्छी नहीं लग रही है, कल लेंगे। नहीं मेरे अच्छा मेरे चलिए, ये सब पॉइंट अच्छा है, लेकिन जैसे अभी एक आरआरबी का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, अब एक रिजल्ट में एक बहुत ज़्यादा पॉइंट निकल कर आया है, मेरिट इंडेक्स। तो मेरिट इंडेक्स आपको क्या लगता है कि ये सही है, कैसा है? क्योंकि देखो, बच्चों ने पूछा सर मुझे ये बता दो सर कितने नंबर पर ये मेरिट इंडेक्स, क्योंकि मेरिट इंडेक्स से तो पता नहीं चल रहा क्या कट ऑफ है, ठीक है, जो भी भाई जिसका भी मेरिट इंडेक्स में नंबर आ गया जी, यस और नो लिख कर आ रहा है आपके रिजल्ट में, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, जैसे चलो आपका तो सिलेक्शन हो गया है, जिनका नहीं भी हुआ है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इस साइड पर है कि हमें ये तो कोई बताए कि भाई मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट कैसे हुआ है। हालांकि आरआरबी ने उसका फॉर्मूला भी दिया है, लेकिन उस फॉर्मूले को कोई भी बच्चा इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि 0.1% के क्या मार्क्स है पता नहीं, टॉप 10 के क्या मार्क्स है पता नहीं, ठीक है ना, और किस हिसाब से उसमें जो वैल्यूज ली गई हैं 600 300, वो आरआरबी ने बताया नहीं, उन्होंने कहा जी हमने तो ये रखी है जी। अब मेरिट इंडेक्स ठीक है, एक नंबर बन गया, जिसका हो गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं हुआ ठीक है वो अगली बार देगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरिट इंडेक्स कितना सही नंबर है, और आपकी अपनी क्या राय है मेरिट इंडेक्स पे? सर मैं मेरिट इंडेक्स पे इतना ही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने मतलब ये रेलवे ने जो किया है ना, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। और उन्होंने कहाँ से 350 वैल्यू रख ली है, कहाँ से 1000 रख ली है, ये चीज़ समझना बहुत अजीब है। मतलब हम लोग भी एक दिन बैठ बच्चे हमसे भी पूछ रहे हैं, हम तो खुद ही नहीं, हम खुद नहीं जानते हैं। अब क्या होता है कि रेलवे से जाके पूछे कैसे, तो बच्चे हमसे पूछते हैं, भाई एक्सपेक्टेशन है अच्छी बात है, हाँ। लेकिन हमें भी नहीं पता, खास बात ये है। और सर ये एक तरीके का पता है डिमोटिवेशन लाता है बच्चों में। आपके नंबर तो ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इतने नंबर पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर बच्चे आप 100 भी ले आएंगे ना, तभी पर भी आप श्योर नहीं है कि हाँ। हो जाएगा। क्योंकि वो नंबर हमें मिल ही नहीं पा रहा है, जिस क्या नंबर के बेसिस पर हमें पता चले कि भाई इतने नंबर से ऊपर लाता तो मेरा सिलेक्शन सिलेक्शन हो जाता। और सर ये चीज़ अनफेयर लगती है मुझे। जिनका नहीं हुआ उनकी सिंपैथी, उनके साथ मेरी सिंपैथी, लेकिन कीप इट अप, मैं तो इतना कहूँगा, एक दिन ज़रूर हो जाएगा। कि मेरिट इंडेक्स के अलावा जैसे दूसरा एक जो तरीका होता था वो नॉर्मलाइजेशन होता था, जी सर। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन तो सर नॉर्मलाइजेशन एक तो मेरिट इंडेक्स आप मतलब मैं तो इतना कहूँगा कि जितना आप सिंपल रख सके चीज़ों को, अगर मेरिट इंडेक्स मतलब ठीक है, और भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, एसएससी हो गया, गेट हो गया, ये लोग भी तो मतलब सीधा नॉर्मलाइज करके मार्क्स अपलोड करके उसके बेसिस पे कट ऑफ बता देते हैं। तो मेरे को तो मेरिट इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। इवन मैंने समझने की भी बहुत कोशिश की तरह तरह के जगह जाके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। अभी हमें भी कुछ नहीं समझ में आया, सही बताऊं, और मैंने इसलिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि कैसे भी हम एक वो नंबर इवेलुएट करें जिसके बिहाफ पे बच्चों को ये बता सके कि भाई ये नंबर अगर होते तो हम सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमने एक बहुत बड़ा चेंज भी किया है, एक और मैं एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है। ओके। जी सर, आप मतलब अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं पिछले 2-4 साल में, मतलब अपने इंजीनियरिंग से ही, आप भी सिविल से हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आप कितना अच्छा मानते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पेपर करवा रहा है, ज़्यादा देर मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे का अपन लोगों का पेपर होता है, ठीक है। उसमें 100 से 150 क्वेश्चन, समटाइम 170 बेल वगैरह हो गया, तो सर उसमें से भी अगर 15-15 20-20 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? मतलब ये क्या मतलब सर, इस वजह से आप लोगों को भी एसएससी जेई में दिक्कत हुआ होगा, आरआरबी जेई में भी अपना दो तरफ पाँव हो गए थे कि आप क्या होगा। 15 क्वेश्चन जब देखा लास्ट में, रिजल्ट मैंने बाद में चेक किया, पहले ये देखा कितने डिलीट किए हैं, 15 डिलीट किए हैं, तो रिजल्ट देखने में हमने 1 घंटा लगाया कि ना भाई थोड़ा डर का तो सर हम आपसे इस पर स्पष्टीकरण चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि मतलब सर 15-15 क्वेश्चन एसएससी जेई में मेंस में आपके टाइम पे आई थिंक 17 से 18 क्वेश्चन, पूरा रैंक ऊपर से नीचे हो गया, पूरा रैंक सब बदल गया। जो बच्चे पहले सेलेक्ट हो रहे थे, अनुमानित बात कर रहा हूँ, और असलियत में जो सिलेक्ट हुए हैं, रात दिन का अंतर है सब बच्चों में। बिल्कुल आप अंतर है। इस पे अपना स्पष्टीकरण थोड़ा विस्तार में ही दें। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात, जो पेपर कंडक्ट कराने वाली बॉडी है, ठीक है, और जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं, वो बहुत काबिल लोग हैं, पहली बात। लेकिन काम सही से नहीं हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 क्वेश्चन गलत होना या फिर उनको डिलीट किया जाना अपने आप में एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि अगर जैसे बहुत बच्चे ने लिखा कि सर आप इस पे कुछ कहिए, अब होता क्या है, देखिए, जैसे रेलवे की एनटीपीसी की वैकेंसी आती है या कोई जनरल वैकेंसी आती है, उसमें एप्लीकेंट 1-1 करोड़ एप्लीकेंट हैं, हो सोचिए,
ठीक है। और वहाँ पर अगर टीचर्स कुछ भी बात कहते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक मत होकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं कि यार ये है। जैसे अभी रेलवे रिफॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। अब आपने देखा होगा कि कोई भी इंजीनियरिंग का टीचर इस बात पे कोई बात नहीं कर रहा। उनको पता है कि मैं कहूँगा भी ना, तो भी उसके बाद भी ठीक है, हो सकता है 50, 100, 200, 250 बच्चे कह देंगे मेरे कहने नहीं पर, बन पाई लेकिन वो स्ट्रेंथ ही नहीं बन पाएगी, हमारी कोई बात सुनेगा ही नहीं। अब इसमें ये होता है कि अगर इंजीनियरिंग के बच्चे इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि हम एज अ टीचर स्टूडेंट्स की वजह से हैं, स्टूडेंट्स हमारी वजह से नहीं है, ये बात समझनी होगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए सिंपल है, सीधे शब्दों में है कि ये गलत है। 4-4 क्वेश्चंस के आंसर बदल रहे हैं, चलो ठीक है, एक आध यार आपको 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का पेपर बनाना है, ठीक है ना, आपके पास इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है, इतनी बड़ी फोर्स है, आपको पता है कि आपको लाखों बच्चों का पेपर कराना है, उसमें आप 15-15 क्वेश्चन गलत कराओगे। एसएससी ने 2023 में नया पेपर कराया, पेपर का पैटर्न चेंज करा, एक क्वेश्चन गलत नहीं आना। क्या ऐसा हम पहले लोग सोचते थे कि यार एक आध क्वेश्चन तो गलत होता ही है, लेकिन 2023 में एसएससी ने करके दिखाया कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं निकला। लेकिन आरआरबी ने उसके अगले साल ही सब कुछ नाश कर दिया। पहले तो भैया इनका पेपर नहीं होता था, ठीक है, 2018 में वैकेंसी आई। अब बच्चे हमसे पूछ रहे थे, तो भैया रेलवे से कहीं ना कहीं से जो चीज़ें आती थी, हम कहते जी वैकेंसी आएगी। अब नहीं आई तो बच्चे हमको गाली देते हैं। तो मैं बड़ा कभी कभी सोचता हूँ कि यार ठीक है, अब मैंने ही कहा था तो ठीक है भाई, खा लो, और क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि लेकिन इसमें रोल ही नहीं है हमारा। और जो आरआरबी ने इस बार के पेपर में इतनी गलतियां करी हैं, हालांकि मुझे लगता है ये गलतियां इन्होंने इस वजह से कर दी क्योंकि इन्होंने पेपर का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश की। एकदम और सहमत। अरे चेंज करने की कोशिश करिए ऑफ रोड से एकदम। है, लेकिन हम उसके लिए तैयार थे, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देखेंगे जिससे ज़्यादातर सवाल आए हैं एडवांस, तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार था और मुझे लगता है मैंने जितना शायद करा दिया होगा, इतना कहीं नहीं मिला होगा। ठीक है, तो पता नहीं आपको ऐसा लगता है नहीं लगता, मुझे नहीं पता, नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन रेलवे ने जो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में गलती करी है, ऐसे ऐसे आंसर गलत करे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो मेरा तो स्पष्टीकरण यही है कि रेलवे को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अभी मुझे लगता है कि जितने रीट्वीट्स रेलवे के खिलाफ हुए हैं ट्विटर पे जाकर, ठीक है, उसके बाद भी अगर रेलवे नहीं जगता है तो भाई क्या ही कर देंगे हम। उसके बाद तो कोर्ट में जाना पड़ेगा कि भैया चलो समझते हैं भैया, अब तो सामने सामने बुलाई लो रेलवे के अधिकारी, तुम एक जगह खड़े हो जाओ, हम दूसरी जगह खड़े हो जाएं। यही एक आखिरी चॉइस है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। आप देखो ना, तो मुझे लगता है कि अगली बार के पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 15 क्वेश्चन डिलीट नहीं होते तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम भी अलग होते, बिल्कुल अलग होते। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम अलग होते। और रेलवे ने एक पॉइंट ये भी गलत किया है कि अभी जो आपको डीवी के लिए बुला रहे हैं तो उसमें 1:1 रखा है। उसमें देखिए कुछ बच्चों का नहीं होगा, ये बात डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेशन में कई लोग गलती कर देते हैं, कुछ पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट का पहले से आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रेलवे को ध्यान देनी चाहिए और इसके ऊपर रेलवे को काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा एक पॉइंट मैं यहाँ पर साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज टेक्स्ट बुक पे किया है। जब मैं अपने समय में पढ़ता था तो इंजीनियरिंग का जो आप कह सकते हैं उसको करने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था या कहीं जाना पड़ता था, और वो लाखों रुपए की इंजीनियरिंग थी, तो उस समय अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बड़ा प्रॉब्लम आती थी। फिर हमने ऑनलाइन आया, ऑनलाइन में रिड्यूस करते करते उसको 5,000 4,000 रुपये पे ले आए आप लोगों के समय में बेसिकली। अब आप लोग सेलेक्ट हो गए हो तो आपका समय गया, ठीक है। लेकिन आने वाले लोगों के लिए हमने ये चेंज किया है, ठीक है। और मैं जानना चाहता हूँ ये चेंज कितना बड़ा है, आपकी क्या राय है इसमें, कि हमने ये ट्राई किया कि एक बच्चा 100 रुपये महीने में इंजीनियरिंग अपनी कर सकता है। मतलब एसएससी जेई आरआरबी जेई कोई भी एई एग्जाम के लिए ही इज प्रिपेयरिंग, ही कैन प्रिपेयर फॉर 100 रुपीज़ अ मंथ, यानी कि 299 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स। सो आपका क्या एक मतलब क्या सोचते हो आप कि ये हमारा एक अच्छा पहल है हमारी, या ये पॉसिबल है? आपको लगता था कभी ये पॉसिबल है? क्या इसमें क्या बोलना चाहते हो? गेम चेंजर मोमेंट। सर ये तो सही कह रहे हैं आप, जैसे भाई ने कहा कि गेम चेंजर मूवमेंट है। और जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा सर, मेरी लोकेलिटी में एक स्टूडेंट रहता है और उसने अपनी स्टोरी बताई थी कि उसके पापा ने जैसे डिप्लोमा हुआ तो उसके पापा ने बोला कि भाई तुम प्राइवेट जॉब करो और तुम सरकारी के चक्कर मत पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। आज वो खुद रूम लेके ट्यूशन लेके पढ़ता है और मुझसे गाइडेंस लेने कभी कभी मेरे घर पे आता है, तो मैं उसको गाइड करता हूँ कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो
ऐसे स्टूडेंट्स, वो तो अकेला मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसे स्टूडेंट पूरे इंडिया में बहुत सारे हैं सर। और उनके लिए ना, ये जैसे बोलते हैं ना, उनके जीवन काल में एक सीढ़ी का काम कर जाएगा सर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 299 में जैसे आप दे रहे हैं ना, तो वो अपना जर्नी तो कर लेंगे, क्योंकि वो अकेले रहते हैं और उनका खर्च उठाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 299 में उनको क्वालिटी मिल जाएगी, जो टेक्स्ट बुक क्वालिटी दे, 299 में भी 3 महीने है 3 महीने 100 देता है, रुपीस पर मंथ 100 रुपीज और पर आपको मंथ दो एग्जाम पढ़ना पड़ लो। पर। और इसमें खास बात ये भी है कि आप इसमें खास बात ये भी है कि आप इसमें बैंकिंग की क्लास भी कर सकते हो। CGL, CHSL, इंजीनियरिंग 300 एग्जाम्स हैं इसके अंदर। उसके नोट्स, क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ है इसके अंदर। इसके लिए तो बहुत बहुत सभी को थैंक तो मुझे मेरा एक सवाल ये कि 100 रुपए ठीक है कि इससे भी कम कर दें? सर हमें तो 100 रुपये पे भी बिलीव नहीं हो रहा है अभी। ये बात जब इनिशिएट होगा सौ सब हमारे टाइम में, मतलब 100 रुपए में भी मिल सकता है, ये भी ये बिलीव नहीं हो रहा अभी तक। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, अभी हमें भी नहीं पता है कि हम इसको करके कितना हमारे लिए सही है कि नहीं है, हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता है कि ऐसा करने पर कि भाई देखिए, सिंपल सी बात है कि हम भी ये चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ा भी पाएँ और खुद को भी सही रख पाएँ, ठीक है? तो अब 100 रुपए महीने के अंदर कितना हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा, हमें भी नहीं पता। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि आपने कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चों के ईमेल्स भी आते थे कि सर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं प्रयागराज में रहता हूँ और मेरे लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो मैं कहता था यार 3-4 हज़ार रुपये में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, इससे मैं कम क्या कर पाऊँगा? लेकिन करते-करते आज हमने एक फाइनल डिसीजन लिया है कि हम 100 रुपये महीने में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। और उसमें कुछ नहीं करना है, 100 रुपये उसको एप्लीकेशन में जाने हैं, ठीक है ना? 299 रुपये में 3 महीने का उसको सुपर पास मिल जाएगा और सुपर पास के अंदर वो जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। तो ये मोमेंट आपको क्या लगता है कि ये गेम चेंजिंग जैसे आपने बोला कि हो सकता है, तो कितने स्टूडेंट आपको ऐसा लगता है कि जिससे बेनिफिट होगा? ये वाला हर स्टूडेंट को होगा या सिर्फ़ उनको होगा जिनके लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल था? नहीं सर। सर ये फ़ायदा, इस चीज़ का फ़ायदा तो सर हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये में सर पूरे महीने भर पढ़ रहे हो आप, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। और सर इसमें क्या है ना, अगर जैसे मान लो किसी को एसएससी का पढ़ना है और उसको मान लो अगले महीने कोई एग्ज़ाम दूसरा आ रहा है, तो उसका भी पढ़ सकता है वो एक ही, क्योंकि इसमें 300 एग्ज़ामों का वो है सर, तो 300 एग्ज़ामों को वो एक साथ तैयारी कर सकता है सर, अगर उसे पढ़ना है तो। ऐसा नहीं है कि उसे हर चीज़ का अलग-अलग ले जाना पड़ेगा, कि सीजीएल का अलग से पढ़ना है, जेईई का अलग से पढ़ना है, एक ही जगह मिल जाएगा सर उसके लिए। कई बच्चों ने हमें बताया कि जैसे वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के अलावा वो सीजीएल का पेपर भी देकर आते हैं। कई लोगों ने ये बताया कि वो एएलपी का पेपर भी देकर आते हैं, टेक्नीशियन का पेपर भी देकर आते हैं। तो हमने कहा कि यार समय तो बचाना ही है, पैसा भी बचाना है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के लिए ये मुश्किल है। जैसे इन्होंने बताया कि ये बिहार से आते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते नहीं सर। ठीक है ना? और क्यों नहीं पढ़ते होंगे? शायद इस वजह से, शायद अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आपको क्या लगता है आपके रीजन में काम करेगा? बिल्कुल सर। हमारे बिहार में मैक्सिमम लोग गरीब होते हैं, जहाँ मतलब मज़दूरी करते हैं बाहर रह के, तो उनके बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है, मतलब इतनी कम प्राइस में मतलब बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो बच्चे गाँव में रह के भी पढ़ सकते हैं, जैसे बाहर शहर भी गए, तो वहाँ पे रूम रेंट बाकी भी खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छी आम एक निर्णय लिया गया है मतलब। ओके। तो यही है कि कोशिश यही की जा रही है कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। देखिए, इस एक छोटी-सी कन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट की मदद से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस एक पॉडकास्ट से बहुत सारे बच्चों की जर्नी के बारे में आपको पता चलता है, प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ़ जो हो सकता है आप देख रहे हो आपको आ रही है। सबको लगभग इस प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है, अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है। कोई जॉब करते हुए तैयारी कर रहा है, कोई कॉलेज के बाद तैयारी कर रहा है, कोई अलग-अलग तरीके की मुश्किलों के हालातों का सामना कर रहा है। लेकिन हर एक हालात से आपको लड़ना पड़ेगा और जर्नी से सीखना पड़ेगा। हमने इस पहल के अंदर ये भी कोशिश की है कि आप 299 रुपए में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, 100 रुपए महीने में तैयारी कर लो, लेकिन कर लो। क्योंकि करना इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब सेलेक्ट हो जाएँगे, तो अभी आज की हम कन्वर्सेशन में देख भी रहे थे कि आपके एक सिलेक्शन से आप 3 जनरेशंस को चेंज करते हैं। अपनी जनरेशन को, अपने माता-पिता की जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को। तो 3 जनरेशन का जब इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप इसी तरह अचीवर्स कहलाए जाएँगे और इसीलिए इस छोटी-सी कन्वर्सेशन का नाम जो है वो रैंकर्स मीट या रैंकर्स कॉन्क्लेव है। क्योंकि ये रैंकर्स आपको सिर्फ़ इस इंस्पिरेशन नहीं देते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से सीखिए और कोशिश करिए कि आप भी कुछ अच्छा कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें और कोई दिक्कत आती है, वी आर हियर। अगर इतने बच्चे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं।